नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तोरना डिफेंस एकेडमी चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम फिर से एक टेस्ट सीरीज करेंगे। टेस्ट सीरीज जो है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बच्चों का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो आप सभी जो है वो अपने आप को एग्जामिन करिए कि कहाँ जो है वो आपका जो लेवल है। ठीक है, तो अभी जो है हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी जो है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बताइए कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 18 जून 1576 में हुआ था, 18 जून 1676 में हुआ था, 18 जून 1776 में हुआ था, या 18 जून 1876 में हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो आपका 18 जून 1576 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए, जो चीनी यात्री हेनसांग था वो किसके शासनकाल में आया था? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? तो जो चीनी यात्री हेनसोंग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, देखो, ग्रीनविच से भारत का मानक समय कितने घंटे आगे है? बताइए, ग्रीनविच का भारत से जो मानक समय है वो 1.5 घंटे आगे, 2.5 घंटे, 4.5 घंटे, या 5.5 घंटे? तो ग्रीनविच से जो भारत का मानक समय है वो जो है वो आपके 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर एस कटारिया, काका कालेलकर, बूटा सिंह, या सूरजभान? बताइए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो काका कालेलकर थे। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, AEZ का विस्तारित रूप क्या है? बताइए, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक जोन है, एशियन इकोनॉमिक जोन है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन है, अमेरिका इकोनॉमिक जोन है? तो AEZ का जो विस्तारित रूप है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो एक आपका विस्तारित रूप का फुल फॉर्म का जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आता है, तो जो मैं करवाती हूँ इतना कर लीजिए, उतना भी इनफ है। उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो डैम श्योर आ जाता है आपके। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? वॉलीबॉल में जो खिलाड़ी हैं उनकी कितनी संख्या होती है? 5 होती है, 6 होती है, 9 होती है, या 11 होती है? तो जो वॉलीबॉल है उसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या आपकी 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे एशिया का नोबेल कहा जाता है? एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? पुलित्जर पुरस्कार को, रेमन मैग्सेस पुरस्कार को, कलिंगा पुरस्कार को, या ऑस्कर पुरस्कार को? तो जो एशिया का नोबेल है वो आपको रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है उसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। ये जो है पुरस्कार से रिलेटेड भी जो जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ सब कोई ना कोई टेस्ट में, कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जो हैं वो ही मैं रिपीट करवाती हूँ आपको, ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप इजीली कर पाओ। ठीक है, तो अभी आप साथ साथ अपना टिक लगाते जाइए और अपने आप को एग्जामिन करिए कि आप कहाँ जो है वो आपका लेवल है और आपको कितनी तैयारी की और ज़रूरत है और कितनी आपकी एक्स्ट्रा तैयारी हो रखी है। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो है वो आपका लेवल कहाँ तक है और आप एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हो या नहीं कर सकते, आपको कितनी तैयारी की और ज़रूरत है। ठीक है, गोल्डन हैंडशेक का संबंध किससे है? बताइए, गोल्डन हैंडशेक जो है उसका रिलेशन किससे? कंपनियों के अधिग्रहण से, मतलब कंपनियों को टेक ओवर करने से, विदेशी निवेश आमंत्रण से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको इनवाइट करने के लिए, द्विपक्षीय वरीयता व्यापार से, या कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से? तो गोल्डन हैंडशेक का मतलब जो है वो कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, मतलब कर्मचारी जो है वो अपनी इच्छा से जो है सेवा छोड़ के जाते हैं उनको बोलते हैं कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ठीक है, तो गोल्डन हैंडशेक का मतलब ये हो गया।
भारत द्वारा बनाए गए यूएवी का नाम क्या है बताइए। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का जो है वो क्या नाम है बताइए। उड़ान, तरंग, निशांत या मैत्री। बताइए क्या है यूएवी का नाम। तो यूएवी का जो नाम है वो है आपका निशांत। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट। देखिए दुबई किस देश में है। दुबई बहरीन में है, कुवैत में है, संयुक्त अरब अमीरात में है या सऊदी अरब में है। दुबई किस देश में है। तो दुबई जो है आपका संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। सौर मंडल की खोज किसने की थी। कैप केपलर ने की थी, कोपरनिकस ने की थी, मैगलेन ने की थी या कोलंबस ने की थी। तो सौर मंडल जो है, सौर मंडल, उसकी जो खोज है वो कोपरनिकस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है बताइए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइए भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। जलीकट्ट खेल किस राज्य में मनाया जाता है। जलीकट्ट खेल जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या तमिलनाडु में। तो जलीकट्ट खेल जो है वो आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। पद्मावत का रचनाकार कौन है। पद्मावत जो है उसका रचनाकार कौन है। काजी नजरुल इस्लाम है, नयनतारा सहगल है, मलिक मोहम्मद जायसी है या रसखान है। बताइए पद्मावत का जो रचनाकार है वो कौन है। तो पद्मावत का जो रचनाकार है वो है आपका मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये जो रचनाकार थी आपकी 9th-10th क्लास में आपके हिंदी में जो कविताएं होती थी उसके अंदर जरूर आती थी। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 1 जून को, 11 जुलाई को, 19 अक्टूबर को या 3 दिसंबर को। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखो। किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता। जो सदिश है उसका परिणाम कभी नहीं हो सकता धनात्मक, ऋणात्मक, इकाई या शून्य। तो जो सदिश है उसका रिजल्ट कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोलता है ये। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किसमें दर्शाई जाती है। साधारण मशीन की क्षमता जो है वो जनरली किसमें दर्शाई जाती है। कार्य में, शक्ति में, किलोवाट में या वोल्ट में। तो जो साधारण मशीन की जो क्षमता है वो जनरली आपकी किलोवाट में दर्शाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान गति से गिरती है, वेग से गिरती है, त्वरण से गिरती है या प्रतिरोध से गिरती है। बताइए किससे गिरती है। तो जो किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु जो है वो एक त्वरण से गिरती है। त्वरण क्या होता है। ये एक आकर्षण होता है उसके कारण से गिरती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट। एक्स किरणें निम्न में से किसको पार नहीं कर सकती है। लकड़ी को, मांस को, त्वचा को या मानव अस्थि को। बताइए तो एक्स किरणें जो है वो मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। लाल, हरा, बैंगनी या नीला। तो बैंगनी जो है उसका तरंग दैर्ध्य जो है वो बहुत कम होता है। निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणुभार एक समान है। किसकी अणु संख्या और अणुभार एक समान है। हाइड्रोजन की, हीलियम की, ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की। तो हाइड्रोजन है उसकी अणु संख्या और अणुभार संख्या जो है वो एक समान होती है।
कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है H2 से कराने पर बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अभिक्रिया है 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन H2 से कराने पर बनती है एथेन, मीथेन, प्रोपेन या एथिलीन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मीथेन। ऑप्शन नंबर बी मीथेन। निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? तांबा टिन को, सोना चांदी को, सीसा जस्ता को, लोहा कोयला को। तो किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? तांबा टिन, सोना चांदी, सीसा जस्ता या लोहा कोयला। तो जो जुड़वां खनिज है वो आपका सीसा जस्ता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। देखो 24, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड जो है उस पे जल डालने से क्या बनता है? मीथेन बनता है, एथिलीन बनता है, इथेन बनता है या एसीटिलीन बनता है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से आपका एसीटिलीन बनता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो नेक्स्ट, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? कौन सा था प्रथम संश्लिष्ट रेशा? नायलॉन, रेयोन, टेरिकोट या पॉलिस्टर। बताइए कौन सा था? तो जो प्रथम संश्लिष्ट रेशा था मानव के द्वारा निर्मित, मानव ने जो निर्मित किया था वो था नायलॉन। क्या था? सबसे पहले जो प्रथम संश्लिष्ट जो रेशा था, जो धागा था, वो किसका बनाया था? एक मनुष्य ने नायलॉन का बनाया था। ठीक है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? बताइए, पौधों के अंदर जो गैसों का विनिमय है, आदान प्रदान है, वो किसके द्वारा होता है? लेंटिकस के द्वारा होता है, स्टोमेटो के द्वारा होता है, क्यूटिकल के द्वारा होता है या ये सभी। तो जो पौधे हैं उनके अंदर जो गैस है उसका एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा के कारण होता है। ठीक है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, गला, आंत या फेफड़ा। तो टाइफाइड जो है उससे आपकी आंत जो है वो इफेक्टिव होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए, पेनिसिलिन की कार्ल लैंडस्टीनर ने, रोनाल्ड रोस ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या ल्यूवेनहोक ने। बताइए किसने की थी पेनिसिलिन की? तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? बताइए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या बी और सी दोनों। तो पानी के अंदर घुलनशील जो है आपका बी और सी दोनों ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? बताइए, मानव निर्मित तंतु कौन सा है? रेशम है, कपास है, रेयोन है या ऊन है। बताइए क्या है? तो जो मानव निर्मित तंतु है वो आपका क्या हो जाएगा? रेयोन। अभी हमने पढ़ा था ना कि मानव ने सबसे पहले क्या जो है वो निर्मित किया था, तो वो नायलॉन किया था। तो ये क्या हो जाएगा कि मानव निर्मित जो तंतु है वो रेयोन। ये क्या हो गया? एक धागा हो गया, कपड़ा हो गया रेयोन का। सभी जानवरों की ब्रेकिट होती है, उत्तर हेतु सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए। आंख होती है, चार पैर होते हैं, सींग होते हैं या स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो देखो, जरूरी नहीं है सभी जानवरों के चार पैर हो, जरूरी नहीं है सभी जानवरों के सींग हो, सभी जानवरों की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो लेकिन सभी जानवरों के आंख जरूर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति मत कर देना। ठीक है, अब देखिए, भाषा का आवश्यक अंग कौन सा है? जब कम्युनिकेट करते हैं, जब लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आपको ये बोल रहे हैं भाषा। भाषा आप किससे स्टार्ट करते हैं? भाषा के लिए अक्षर जरूरी है, शब्द है, संज्ञा है, अपभाषा है। तो अगर आपको पता हो तो अक्षर, अक्षर से ही शब्द बनता है, संज्ञा बनती है, सब बनता है। तो भाषा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? अक्षर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द को पुनः व्यवस्थित करने पर
ग्राफिक शब्द बन सकता है। अब इनमें से कौन सा यूज करें कि हमारा ग्राफिक शब्द बन जाएगा? तो देखिए अब हम चेक करते हैं इसमें GRA हम यहाँ से चेक करते हैं। देखिए GRA, तो इसमें तो देखो जी नहीं है आपके, तो ये गलत हो गया, इससे हम ये ग्राफिक नहीं बना सकते। अब देखो बी वाला चेक करते हैं, GRAPHI, इसमें सी नहीं है तो ये भी नहीं कर सकते। ये करते हैं, देखो GRA, इसमें ए नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए के अंदर चेक करते हैं, सारे हैं GRAPHIC, मतलब इसमें सही है। जो एक ग्राफिक है वो इस शब्द से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, संख्या 837912 में स्थित सभी अंकों को यदि बाईं ओर से अवरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित करें तो ऐसे कितने अंक हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा? अब आपको अवरोही क्रम में बाएं से दाएं मतलब बड़े से छोटे क्रम में जचाना है। तो अगर आपका 837912 है, इसको अवरोही क्रम में मतलब बड़े से छोटा, तो आप सबसे पहले यहाँ पे 9 आ जाएगा, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो कौन सा लेटर है जो संख्या मतलब जो है जिसका जो अंक है वो चेंज नहीं हो रहा? तो 7। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 जो है इसका प्लेस आपका वही है एज इट इज अवरोही क्रम में भी करने पर, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए शब्दों में से भिन्न शब्द चुनिए। इसमें से भिन्न शब्द बताइए। दही, पनीर, मक्खन, तेल, कौन सा है? अलग शब्द कौन सा है? तो अलग शब्द अगर आपको पता है तो अलग शब्द कौन सा हो जाएगा? अलग शब्द दही, पनीर, मक्खन, ये तीनों चीजें एक चीज से ही बनती है, आपको पता है, दही, मक्खन और पनीर। लेकिन तेल इनमें से क्या हो गया? अलग हो गया। क्या हो गया? एक अलग हो गया। ये तीनों चीजें एक चीज से बनती है और ये चीज क्या हो गई? अलग होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन सी विषम संख्या है? अब विषम संख्या कौन सी है? ओड नंबर। तो 2, 4, 6 ये तीनों तो आपकी क्या है? इवन। और 5 आपका क्या है? ओड नंबर। 5 क्या है? ओड नंबर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, 22/7 का मान होगा। तो अब देखो, आपको 22/7 का मान बताना है, तो आप 7 में इसका भाग दीजिए, 22 में 7 का भाग दीजिए। 7 तिया 21, ठीक है, 7 तिया 21, बच गया 1, इसके आगे लगाया 0, ठीक है। 7 एकम 7, बच गया कितना? 3, 7 चौके 28, ठीक है, बच गया कितना? 2, ठीक है। 7 दूनी 14, बच गया कितना? 6, 7 8 56, बच गया कितना? 4, 40, और 7 5 35, बच गया कितना? 5, 7 7 49, फिर बच गया कितना? 1। अब देखो 7 एकम 7, अब वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगी। तो वही प्रोसेस रिपीट होगी मतलब यहाँ से पूरी रिपीट हो रही है, तो इस पूरे के ऊपर जो है वो आपका ये बार का साइन आ जाएगा, इसलिए क्योंकि ये रिपीट हो रही है ये संख्या आपकी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए के अंदर इन सब के ऊपर है आपका वही सीक्वेंस फिर से रिपीट हो रहा है। तो आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ये बार लगा दो, इसी से आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो जब भी ए की स्क्वायर इंटू ए की 3 ए की 4 ए की पावर 5 जब भी मल्टीप्लाई में पावर होती है तो वो हमेशा क्या होती है? ऐड होती है। 2 + 3 + 4 + 5 इजिकल टू कितनी हो गई? ये हो गई 5 4 9 9 10 11 12 13 14, तो ए की पावर 4 आंसर में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो निम्न चित्र किस त्रिभुज का है? बताइए। ए बी सी 3 भुजाएं हैं, लेकिन तीनों भुजाएं आपके क्या है? बराबर हैं। तो ये समबाहु है, समद्विबाहु है, विषम
बाहु है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो वो आपका समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी आयत की लंबाई 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको चौड़ाई और लंबाई दे दी दोनों, तो आयत का जो है आपका परिमाप, आयत का जो परिमाप है पैरामीटर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B। ठीक है, 2 × 60 + 20, 2 × 80 = 160 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, tan 30 का मान कितना होता है? बताइए tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान जो है वो आपका 1/√3, 0 1√3। बताइए कौन सा होता है tan 30 का मान? tan 30 का जो मान है आपका 1/√3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे? देखो यहीं लिख लेते हैं, 7 × 21 -4 × 20 +2 × 6 +7 × 35। ओके, अब इसको करो। देखो ये कितना हो गया? 20, 21 में से 20 गया 1, तो 6 और 1 7, तो 7 + 35, और 35 + 7 कितना होता है? 45। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? देखो एलसीएम बताना है। मैंने एलसीएम के आपको 2 से 3 तरीके बता रखे हैं। अगर या तो ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपको नहीं आता तो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, 2 × 12, बट इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, और ये आ गया आपका 15, फिर 2 × 6, 2 × 12 और 15, फिर 2 × 6, 3 × 5 15। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 8 24, 24 5 120। आंसर तो ये आ गया। लेकिन मैंने आपका एक तरीका और बता रखा है। देखो 12, 24, 30 तीनों किससे कटने हैं? 6 से। 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, तो 6 आ गया। अब 4 से ये कट रहा है तो 4 आ गया, और फिर 5 आ गया, तो 6 चौके 24, 24 5 120। कौन सा इजी था, कौन सा शॉर्ट था? तो दोनों में से जो भी आपको पसंद आए आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि 5/4 इसका परसेंट निकालो कि 5 जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपका? 25 बार कट गया, 25 पंजे 125%। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखो एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, उसके हानि प्रतिशत बताइए। अब ये क्या बोल रहा है कि 5 रुपए के उसने 6 केले खरीदे और 3 रुपए के 4 केले बेच दिए। ठीक है, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो उसने जो है वो 5 रुपए में, तो हम क्या करेंगे कि एक केले का जो है परचेज प्राइस निकाल लेंगे और सेल प्राइस, क्रय और विक्रय निकाल लेंगे, फिर देखते हैं उसमें कितने की हानि हो रही है। ठीक है, तो देखो 6 वस्तु, जो 6 केले हैं उसका प्राइस कितना है? 5, तो एक केले का कितना हो जाएगा? एक केले का कितना हो जाएगा? 5/6।
यही करेंगे एक केले के लिए। अब सेल प्राइस क्या हो जाएगी एक केले की, 3/4। अब हानि हो रही है ना, तो हानि कैसे निकलेगी? हानि जो है ऐसे ही निकलेगी, परचेज प्राइस में से सेल प्राइस लेस करेंगे तो हमारी हानि आ जाएगी। आ जाएगी ना? क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी हानि? देखो, ये इसका एलसीएम कितना आ गया? 12। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 तिये 12, 3 तिया 9। ये कितनी आ गई? 1/12। आपका लॉस कितना आ गया? 1/12। तो अब इसको निकाल दो 1/12। और हमेशा परचेज लाभ या हानि किस पे निकलता है? परचेज प्राइस पे। 5/6 इंटू 100। अब इसको आप लिख दो 1/12 इंटू, ये ऊपर ले जाओ 6/5 इंटू 100। अब इसको काट दो, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, और इसको काट दो तो ये हानि कितनी आ गई आपकी? 10%। कितनी आ गई? 10%। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? देखो नेक्स्ट, देखो, एक्स की स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो ये आपका ए पद, ये बी पद और ये सी पद, मतलब ये अचर पद हो गया। तो जब भी आपको शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तो आपका क्या फॉर्मूला होता है? अचर पद मतलब सी, अचर पद और एक्स की स्क्वायर का गुणांक मतलब ए। तो अचर पद क्या हो गया? 6, और एक्स की स्क्वायर का गुणांक मतलब ए क्या हो गया यहाँ पे? 1। तो आपका शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया? 6। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है? ठीक है, आई होप अच्छे से ट्राई कर रही हूँ आप लोगों को अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाने की और बेस्ट टेस्ट सीरीज लगाने की, और आप लोगों को समझ में आए तो इजी से इजी तरीके से, शॉर्ट तरीके से समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब आपको इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। 0.0098। वो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले ये 0 है, इस 0 का 0 यहाँ लगा दिया। ये देखो 2 के जोड़े बना लेंगे हम, तो ये आगे के 2 0 का 1 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो 0 और 9 ले लिया तो 3 तिया 9 आ जाएगा ना? 3 तिया 9, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अब आंसर तो आपका यही आएगा क्योंकि 0.0 और किसी में नहीं है, लेकिन हम निकाल लेते हैं फिर भी। ठीक है, 3 तिया 9, आगे क्या उतार लिया आपने? 8। ठीक है, इसके आगे 0, तो 3 और 3 6, कितनी बार गया? 1 बार, 61। ठीक है, ये 1, ये आ गया आपका 62, और यहाँ कितना बचा? 10 में से ये बच गया आपका 19। इसके आगे 2 0, एक जोड़ा उतार लिया। ठीक है, अब कितनी बार गया? लगभग 3 बार। 3 बार कितना आएगा आपका? 18 6 9। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? माइनस किया तो 31। यहाँ पे कितना आया? 3। कितना आया? 3। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका वर्गमूल हो गया इसका। तो इसका वर्गमूल निकालने का तरीका आपको पता चल गया। शॉर्टली निकालो, फटाफट कैलकुलेशन करो। ठीक है, समझ आया? देखिए नेक्स्ट, देखो, कोई धन ब्याज सहित 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? अब ये बोल रहा है कि कोई धन ब्याज सहित 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? 5%, 10%, 12% या 15%? अब देखो, हम इसको सिंपली निकालते हैं। कैसे? देखो कि कोई धन है वो 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो मान लो कि आपका माना धन कितना हो गया, मतलब मूलधन वो कितना हो गया आपके पास? 100 रुपये। डबल हो जाता है, कितना हो गया?
200, मतलब ब्याज कितना हो गया 100। और ये कितने सालों में बढ़ा है 10 सालों में, तो डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो मतलब हर साल कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है हर साल 10 रुपये, 10 रुपये बढ़ा है ना। तो अब 10 रुपये जो है 100 का मतलब मूलधन का कितना प्रतिशत हो जाएगा 10%। तो मतलब ब्याज की दर आपकी क्या हो जाएगी 10%। ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 10%। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखो अब ये 4 की पावर 3.5 अपॉन 2 की पावर 5, अब इसको आपको बताना है किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 को 2 की पावर 2 3.5 अपॉन 2 की पावर 5, ये लिख सकते हो। फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर, अब 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे 2 7 माइनस 5, ठीक है, ये पावर लेस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा आपका 1। तो 2 में से 7 में से 5 गए आपके, क्या आ जाएंगे 7 में से 5 गए 2 की पावर 2 अपॉन 1, तो ये कितना आ जाएगा 4 अपॉन 1। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। देखिए आज की टेस्ट सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब अपने आप को सभी देखिए कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ठीक है, एक कार ने 500 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय की, तो उसकी चाल, तो आपको पता है चाल इजिकल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो आपको दूरी कितनी 500 मीटर और समय कितना 50 सेकंड, तो इसको कट करेंगे 5 धाएं 10, तो इसकी चाल क्या हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया। किसी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के बता सकते हैं। और सभी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं और किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी उस क्वेरी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से एक टेस्ट सीरीज के साथ मिलेंगे। बाय बाय।